हेलो बच्चों, तो मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 16। बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का फ्लो। तो इसमें आज हम करेंगे पूरा मैथमेटिक्स और उससे छोटे बड़े 3 नंबर के, 1 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसकी सहायता से हम ओम के नियम की भी सिद्धि करेंगे। तो बेटा यहाँ तक पिछले लेक्चर में आपने सीखा कोई भी एक जो है चालक है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, इसके इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल N ओवर आयतन, आयतन हो गया A इंटू एल, तो ये कैपिटल N का वैल्यू NaL, इक्वेशन नंबर 1 कहा। और मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एब्सेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित नहीं है, तो सारे के सारे जो है थर्मल वेलोसिटी का एवरेज शून्य हो जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अब E एक्सटर्नल का वैल्यू 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन का किस साइड में लगेगा, इस जो है पॉजिटिव एंड की ओर, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड में आने लगेंगे। इस साइड में आएंगे तो अब उनका जो है अगर हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है अगर वेग हम देखें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति के कारण, तो बेटा आपको मालूम है गति का प्रथम समीकरण। देखो यहाँ ऐसा मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ा नहीं, वो तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, मतलब ड्रिफ्ट और वेलोसिटी अनुगमन वेग एक कांस्टेंट जो है वेलोसिटी से इस साइड में आ रहे हैं। तो गति के प्रथम समीकरण से आप देखो बेटा, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, v1 = u1 प्लस a। अगर इनका एक्सेलरेशन a है तो a 3 1, तो एक वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। इसी टाइप से जो है v2 का क्या हो जाएगा, v2 = u2 प्लस a t2। इसी टाइप से un का वैल्यू, vn का वैल्यू, vn = un प्लस a tn। और इन सब का ले लो बेटा औसत। मैंने कहा कि जो ये औसत वेग होगा इसे क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। औसत वेग आप लो तो ये vd की वैल्यू देगा, vd क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस 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 vn ओवर टोटल n। इक्वेशन नंबर, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा मैं इसे कर देता हूं, रफ कर दूं ऊपर से, देखो बेटा। तो जो है अब इसमें समीकरण 3 की वैल्यू समीकरण 4 में आप रखो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सूत्र क्या आ जाएगा बेटा, u1 प्लस a t1 प्लस u2 a t2 प्लस u3 a t3 प्लस 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 un a tn। ये पे आएगा ओवर n। अब देख बेटा u1 वाले टर्म लो, अलग लो, u1 प्लस u2 प्लस प्लस un ओवर n। ये तो कांस्टेंट आ गया, ये क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस प्लस tn ओवर n। अब बेटा समझो इसे जो है, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वेशन नंबर 2 से ये 0 हो गया, खल्लास। तो क्या आया, vd का वैल्यू आ गया बेटा a, और ये क्या है, एवरेज टाइम है। 2 जो है सक्सेसिव कोलिजन, एक के बाद एक जो परस्पर टक्कर हो रही है उनके बीच में लगने वाले समय का औसत वेग, इसे बोलते हैं बेटा टाउ से। टाउ का नाम है श्रांत काल। एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एवरेज
रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन मतलब श्रांत काल। एटम जो है इतने टाइम तक जो है शांत है, मतलब है ना, श्रांत है, सो रहा है। के साथ चलिए टक्कर होगी है ना, दूसरी टक्कर होगी तब तक फ्री है वो। तो ये जो है वीडी का वैल्यू आ गया बेटा 8 आवर। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नंबर 5। ठीक है। और देखो बेटा ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी से श्रांत काल में जितना भी दूरी जो इलेक्ट्रॉन ने तय की जो है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन इन दिस एवरेज टाइम, श्रांत काल में चली गई दूरी को बेटा बोलते हैं लैम्डा। इसका नाम है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं हिंदी में, ऐसे माध्य मुक्त पथ। तो ये लैम्डा का मान लगभग 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है बेटा। और जो इस एवरेज रिलैक्सेशन का टाइम 10⁻15 सेकेंड, सॉरी 14 सेकेंड, 10⁻14 सेकेंड होता है। तो जो है इस टाइप से इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब मैं इसे बेटा कर देता हूं रफ। जो है देखो इनका कुछ काम नहीं है इक्वेशंस का। तो अब एग्जाम में पूछते हैं कि आप जो है विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। विद्युत धारा व अनुगमन वेग में, ये सब जो है 2 या 3 नंबर का आता है अनुगमन। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इसे अच्छे से ऐसा करना है आपको। अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखो बेटा, तो ये आपको मालूम हो गया कैपिटल एन का वैल्यू मतलब इतने आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड को क्रॉस कर रहे हैं। भाई पीछे से सब उतने इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे जो है। अब मालूम करो इसमें टोटल कितना आवेश बहा। तो उसका बताया था क्वांटाइजेशन से Q इक्वल टू क्या होता है एन ई। तो एन का वैल्यू एन ए एल इंटू ई। देखिए एल और ई से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया Q का वैल्यू। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इतना आवेश, इलेक्ट्रॉनों के कारण इतना आवेश बह रहा है। मान लीजिए अगर टाइम उसका t है, t जो टाइम में हुआ तो ये क्या हो जाएगा I Q ओवर टी। तो N A E साइड में ले लो L ओवर टी। व्हाट इज दिस L ओवर टी? इज बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I का वैल्यू क्या हो गया बेटा N A E V D, NEAVD। ये I और VD में संबंध हो गया। ये बहुत आता है आपका। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6, I इक्वल टू NEAVD। N का क्या नाम है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। A जो है इसका है ना अनुप्रस्थ काट का है ना क्षेत्रफल है किसी भी चालक का। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। और VD क्या है बेटा? अनुगमन वेग। अब देखिए, अब जो है मुझे अब और भी कुछ सूत्र स्थापित करने हैं। तो अब बात कर लेता हूं मैं बेटा यहां इस A की। तो आपने देखा जो है पॉजिटिव एंड की ओर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो पॉजिटिव एंड की इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे तो उसके कारण विद्युत बल कितना होगा? Fe का वैल्यू EQE होता है। तो ये माइनस साइन है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो है ये हुआ। और Fe का वैल्यू क्या होगा? बेसिकली Na होगा, Na इक्वल टू माइनस EE। तो यहां से A का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? माइनस EE ओवर M। यहीं से मालूम हो रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात ले लूं तो A का वैल्यू आ जाएगा EE ओवर M। तो बेटा मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 और 7 में आइए।
तो Vd का वैल्यू क्या हो गया, Vd इक्वल टू ई टाउ ओवर एम। ये सूत्र बहुत इंपोर्टेंट है, Vd इक्वल टू ई टाउ ओवर एम। ये सब उसी टाइप से है। Vd का वैल्यू क्या होगा, लेमडा RMS ओवर टाउ एवरेज। कुल जो उसने दूरी तय की और जो कितना टाइम लगा वही उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सूत्र है नंबर 8। बेटा इस पे बेस्ड कई सारी प्रॉब्लम है। Vd इक्वल टू ई टाउ ओवर एम। अब देखिए, अब जो है हम बढ़ते हैं आगे, इसे हम हटा सकते हैं। देखो बेटा इस पोर्शन को मैं हटा रहा हूं, इसका भी कोई काम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी कोई काम। देखिए अब ये इक्वेशन हम लोगों के पास है। तो देखिए बैटरी के एंड के बीच में जो ये सब चालक था, चालक के एंड के बीच में जो है अगर विभवांतर V है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E है, इसकी लेंथ L है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक समान रूप से लग रहा है, तब बेटा E का वैल्यू क्या होता है, V ओवर L। इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन कुछ ज्यादा नहीं हो रही है बच्चों, E इक्वल टू V ओवर L होम तो ज्यादा। तो यहां पे रख रखिए इक्वेशन 8 व 9 से, इसे घोट के पी लीजिएगा बेटा। Vd इक्वल टू E, V का वैल्यू, E का वैल्यू क्या हो गया बेटा, V ओवर L टाउ ml। Vd का एक सूत्र ही आ गया, EV टाउ ओवर ml। इसे मान ले बेटा इक्वेशन नंबर 10। अब देखिए, अब यहां से मैं कर रहा हूं ओम के नियम की सत्यापना। ओम के नियम की सत्यापना के लिए पूछे तो आपको ये करना है यहां तक। अब देखिए, अब समीकरण 10 और 6 से देखिए, समीकरण 10 एवं 6। Vd का वैल्यू इसमें समीकरण 6 में आप रखो समीकरण 10 से, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, NE A। Vd का वैल्यू EV टाउ ओवर ml। तो देखो बेटा NE और E दो आ गए, NE स्क्वायर टाउ A, NE स्क्वायर टाउ A ml इंटू V। ये बेटा I का वैल्यू आ गया। यहां से V का वैल्यू लो, V इक्वल टू ml ओवर NE स्क्वायर टाउ A इंटू I। ये आया समीकरण नंबर 11। अब इस सबको मैं हटा दूं यहां से। देखो बेटा अब ये बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन आ गया, V इक्वल टू ml ओवर NE स्क्वायर टाउ A। अब देखिए इसमें m कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, L लंबाई चालक की कांस्टेंट, E का वैल्यू कांस्टेंट, A का वैल्यू कांस्टेंट, इन सब का वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए जो है टेम्परेचर जो है, अगर चालक का टेम्परेचर मतलब तापमान भी कांस्टेंट रखें, स्थिर रखें, तो ये n व टाउ भी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। कहने का मीन्स ये है कि अगर जो है किसी भी चालक की भौतिक अवस्था यानी उसका तापमान स्थिर कर दें तो n व टाउ भी कांस्टेंट हो जाएगा। देखो बेटा अगर जो तापमान बढ़ा देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तेजी से टक्कर होगी इलेक्ट्रॉन में, तेजी से टक्कर करेंगे तो टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो है n और टाउ टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं, बाकी कोई भी जो है सब फिक्स है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये देखो बेटा पूरा टर्म, यहीं से प्रतिरोध का कंसेप्ट आता है, ml ओवर NE स्क्वायर टाउ A। पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब नियतांक, स्थिरांक हो गया, नियतांक। तो यहां से क्या आ रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसी क्या मिलता है बेटा, ओम्स का नियम, ओम्स लॉ।
ओम का नियम। तो ओम के नियम का क्या है स्टेटमेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ लेते हैं वाइवा में। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे उसका तापमान, उसका दाब इत्यादि परिवर्तित नहीं करें तो चालक के सिरों के बीच में लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये जो है V इक्वल टू क्या जाएगा RI। ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं R, और R को क्या बोलते हैं प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। इसे सी को बेटा क्या बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इट इज डिनोटेड बाय R। तो R का सूत्र क्या आ गया V/I। इसका बताओ मात्रक, बताओ ऐसा ही मात्रक। ये भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए गुड न्यूज है, फायदा हो गया हमारा। वोल्ट, V का वोल्ट प्रति एम्पियर, इसे क्या बोलते हैं ओम। और ओम का सिंबल है ये हर हर महादेव, ये ओम। इस प्रकार से जो है R का ऐसा ही मात्रक हो गया ओम। अब देखो बेटा, अब ये मुझे मालूम हो गया V इक्वल टू तो RI होता है, तो ये ब्रैकेट वाला ये क्या है ये R है। तो यहां से प्रतिरोध का मान आ गया। ठीक है, इसे हटाएं बेटा, देख लो आप लोग, कर लो नोट। ठीक है, यहां से प्रतिरोध का मान आ गया ये। चलो इसे हटा देते हैं, ये सब एग्जाम में आता है। तो R का वैल्यू क्या आ गया बेटा ml ne² a टाउ। कैसा लग रहा है देखने में बताओ। तो अब देखो ओम का नियम सीखा आपने, तो ये सब एग्जाम में आता है, यहां तक आपको करना है प्रूफ। तो ये ओम के नियम की सत्यापना हो जाएगी। ओम का नियम देखो, ओम का नियम और R की वैल्यू में जो है अंतर है। R की वैल्यू V/I होती है, लेकिन ओम का नियम में कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है अगर किसी भी चालक के भौतिक अवस्था को परिवर्तित नहीं करें, तब जो है V इक्वल टू RI। तो कहने का मीन्स क्या है, V डायरेक्ट इक्वल टू I हर एक के लिए सत्य नहीं है। तो ऐसे चालक जिसमें V और I का ग्राफ खींचें तो ये जो है स्ट्रेट लाइन आए। खासतौर से मेटेलिक कंडक्टर जो है उन्हें बोलते हैं ओमी चालक, या वो ओम के नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें डायोड है, ट्रांजिस्टर है, उसमें V और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं, मान लो I और V के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो वहां कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा। यहां तक ये मान लो कुछ जो यहां तक थोड़ी देर तक तो स्ट्रेट लाइन आया, उसके बाद ये डेविएट हो गया। इसे बोलते हैं अनओमी, अनओमी कंडक्टर चालक या नॉन ओमी कंडक्टर। नॉन ओमी कंडक्टर है ना, ये डायोड में रहता है और आपका ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर, उनके लिए बेटा ये जो है अनओमी कंडक्टर होते हैं, ओमी और नॉन ओमी कंडक्टर। तो R का वैल्यू आपको मालूम हो गया। अब देखिए, अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके जो है आगे आने वाले 2 चैप्टर में भी यूज हुई है, होगी जो है एक जो है चैप्टर नंबर 7 में, 6 में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और एक चैप्टर 2 में हुई है यूज जब मैंने पढ़ाया आपको C मतलब धारिता, और इसमें हो रही है यूज जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको R। देखो बेटा, तो जो है मैंने आपसे कहा
कि R इक्वल टू V ओवर I, ओम्स लॉ है तो V डार इक्वल टू I है। कहने का मीन्स ये है, अगर कोई आपसे पूछे कि वोल्टेज की वैल्यू दुगनी हो जाए तो R पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चे बोलते हैं दुगना हो जाएगा। सर दुगना नहीं होगा भैया, जैसी V जो है V बढ़ेगा उसी अनुपात में I की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो R की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स। तो आप लिख लो इसे, नोट R का मान V व I पर निर्भर नहीं करता है। R का मान V और I पर निर्भर नहीं करता, तो बेटा काय पर निर्भर करता है भैया, बताओ किस पे करेगा निर्भर। जैसे हमने बताया था C का वैल्यू Q और V पर निर्भर नहीं, C का वैल्यू Q और V पर निर्भर नहीं करता, तो काय पे होता था, उस जो है चालक, उस संधारित्र की शेप और साइज पे, आकार एवं प्रकार पे। उसी प्रकार से देखो V का वैल्यू किस पे करेगा निर्भर, ये सब चालक था, चालक की लंबाई L है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है। तो जो R का वैल्यू है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लंबा रास्ता है। तो बेसिकली R का पहले सीख लो फिजिकल मीनिंग क्या है। तो जो है किसी भी विद्युत प्रतिरोध का मतलब है विद्युत धारा के बहने के रास्ते में आने वाली बाधाएं, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसे दिखाते हैं कैपिटल R से। तो मतलब प्रतिरोध क्या होता है, चालक में विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली बाधाएं विद्युत प्रतिरोध कहलाती हैं। तो बेटा अगर रास्ता लंबा होगा तो बाधाएं ज्यादा आएंगी, तो R डार इक्वल टू L होगा। और जो है ये एरिया क्रॉस सेक्शन, अगर मान लीजिए 4 लेन रोड है तो उस पर बाधाएं कम आएंगी, है ना। सिंगल लेन रोड है, आजकल आप देखते हैं, हाँ सिंगल लेन है तो वहां पर मतलब चलने में दिक्कतें आती हैं। वही सेम जो है यहाँ पे विद्युत धारा के साथ है, तो विद्युत धारा ज्यादा जो है आसानी से बहेगी अगर जो है क्षेत्रफल ज्यादा है। तो R की वैल्यू A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो R का वैल्यू डाल इक्वल टू L ओवर A। बेटा यहां से देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है। तो R इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज कॉल्ड रो, रो L ओवर A। अब देखो ये जो रो है तो R का वैल्यू लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा है। इस रो का वैल्यू कितना आ गया, R A ओवर L। इस रो का नाम बताओ, इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हिंदी में क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये हमने देखा कि ये विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे रो इक्वल टू R A ओवर L। बच्चों ये आपको एक बात नोट करने वाली है कि रो का मान जो है, ये रो जो है किसी चालक का जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चालक के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर जो है मान लीजिए किसी तार को हम आधा जो है ना आधा कर दें या उसे सब जो है चौगुना कर दें उसकी लंबाई को या एरिया को, तो उस पर रो पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। प्रतिरोध पे असर पड़ेगा बेटा, लेकिन उसके रो पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तार तो जो है अभी भी सेम मटेरियल का ही है। तो जब तक सेम मटेरियल का है तब तक रो पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। रो पे असर जो है टेम्परेचर के कारण पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तब जो रो पे असर पड़ेगा। लेकिन जो है जब तक जो है उसका मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, चाहे उसे लंबा करो, छोटा करो, काटो, रो पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो पूछते हैं ये कि सब उसके प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा और उसके विशिष्ट प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा बेटा। तो यहां से अब देखिए, इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए। अब यहां से जो है देखो, इसे मैं हटा रहा हूं। अब ये देखिए R का वैल्यू रो L ओवर A, लेकिन इससे पहले क्या देखा था मैंने, R का वैल्यू ML ओवर N² टाउ A।
एल ओवर ए है, तो ये पूरा ब्रैकेट वाला क्या हो गया, रो हो गया। तो यहां से रो का जो है एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ श्रांत काल, रिलैक्सेशन टाइम, एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये आपने सूत्र सीखा, ठीक है बेटा। तो यहां तक ये ओम का नियम आपके एग्जाम में आता है, तो आप इसे समझो, इसमें कई सारे जो है क्वेश्चंस बन गए। ये आप है ना 2014 से देखो, अगर 2014 के पेपर से आप देखो जो है, तो ये लगभग हर साल आया, हर साल। मुश्किल से जो है 1-2 साल छूटा होगा बीच में जो है शायद 2016 और 2022 में, लेकिन ऐसा किसी न किसी सेट में हर साल जो है पूछा गया। तो ये पूरा जो आज का लेक्चर है वो पूरा बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक एक लाइन जो सर देखो, एक एक लाइन आप कीजिए, नोट कीजिए। अब यहीं से जो है कुछ और टर्म आ जाएंगे। चलिए मैं जो है ना बता देता हूं कुछ छोटे छोटे और टर्म आपके लिए। देखो बेटा, इसमें एक टर्म आता है आपका जो है ये आर का जो रेसिप्रोकल, मीन्स आर का जो है विलोमानुपाती व्युत्क्रम, इसे बोलते हैं कैपिटल जी। इसे बोलते हैं बेटा चालकता। हिंदी में क्या बोलते हैं वैसे, वैद्युत चालकता बोलते हैं, वैद्युत चालकता, कंडक्टिविटी। या कंडक्टेंस, बेसिकली सही नाम है इसका कंडक्टेंस। इसका देखो एसआई मात्रक क्या रहेगा इसका, ओम इनवर्स। इसे क्या बोलते हैं, मो, MHO, है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है, साइमन, कैपिटल एस से लिखा जाता है साइमन। ये सब इसके एसआई मात्रक हैं, ठीक है। अब देखिए जो है ये रो है, रो का भी उल्टा आपका करोगे तो क्या था, सिग्मा। रो का उल्टा सिग्मा। तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल, इसे बोलते हैं विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। तो जो है अगर कोई आपसे रो का पूछ ले डेफिनेशन, तो है ना कहां से आएगी रो की डेफिनेशन, रो एल ओवर ए। तो रो क्या है, रो तो कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये तो विद्युत प्रतिरोधी है। कौन सा, जो सा मतलब इकाई है ना, इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल वाले किसी चालक में विद्यमान है, ठीक है। या देखो एल इंटू ए क्या होगा, आयतन, आयतन क्या हो जाएगा 1 है ना मीटर क्यूब। तो जो है तो जो मतलब इकाई आयतन, किसी चालक के इकाई आयतन में विद्यमान प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, है ना। तो इस टाइप से ये टर्म आपने सीखी। तो बच्चों यहां तक आपके बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब जो इसके आगे की बात जानने के लिए हम देखेंगे अगला लेक्चर, उसमें हम छोटे छोटे जो है टर्म सीखने के बाद जो है इसमें हम देखेंगे कि साहब जो है ये प्रतिरोध, चालकों का प्रतिरोध टेम्परेचर के साथ किस प्रकार से घटता या बढ़ता है, वो सारी चीजें हम आगे जो है मैथमेटिक्स की सहायता से प्रूव करेंगे। थैंक यू बच्चों।